प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां जारी हैं। सियासी इस्तेहकाम तो आ नहीं रहा, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दावे हो रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं। फरहान बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। कामरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, बैंकर हैं, माहिर मुआशरत है। कामरान साहब, आपका भी शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब, ये पाकिस्तान में रुपए के साथ जो कुछ होता रहा है, इसको देखते हुए आपको प्रोजेक्शन क्या मिलती है और आप कैसे एनालाइज करते हैं आज जो कुछ हो रहा है, ये सही हो रहा है और फिर एक साल के अंदर 90 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा? जी शुक्रिया। आपने अपनी रिपोर्ट में तारीख तो बहुत अच्छी बताई है और जो मैं कहने वाला हूँ उसका किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि PDM की हुकूमत में जितना तेज़ी से पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हुई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में माजी में कभी नहीं हुई। और ये अदाद शुमार आपने ख़ुद बयान किए हैं, कहाँ 180, कहाँ 270 के करीब, तकरीबन 50%। तो ये क्यों हुआ है और ये पॉलिसी फेलियर्स इसमें किस हद तक हैं? अब इसाक डार साहब ने एक अपनी तकरीर में फरमाया कि जनाब ये तो इमरान खान साहब की हुकूमत का शाखसाना है, वो बहुत कुछ गलत कर गए होंगे, मतलब उनके ज़माने में भी सब कुछ परफेक्ट तो नहीं था, बहुत सी गलतियां भी हुई। IMF के साथ एक गैर ज़रूरी तौर पे एक रंजिश कायम हुई, सब्सिडीज़ फ्यूल की दी गई जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम रुका, सब कुछ मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद जो फेलियर्स हुए हैं और अब तक फेलियर्स हो रहे हैं। अब आज देखिए ये जो ताज़ा तरीन एक ऐलान है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना का कि जी वो $2 अरब का हज़फ उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वो मांग रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जी वो स्टेट बैंक के गवर्नर उसको सुपरवाइज़ करेंगे और उनसे ये कहा है कि जी आप इसमें कोशिश करें और शायद उससे एक इस्लामी टच देने की कोशिश की गई है। तो सवाल ये है कि क्या वज़ीर ख़ज़ाना ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग माशी तारीख़ को देखते हैं वो कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो भूल गए हैं? हाँ। ये भी इन्हीं की हुकूमत का शाखसाना माजी में रहा है, जिसके ऊपर जो रिस्पॉन्स थी, जो रद्द-ए-अमल था बैरूनी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। होता ये है कि जब बार बार आप अपनी पॉलिसीज़ को बजाय मईशत के पैराए में देखने के अपनी सियासत बीच में लेके आते हैं। जी, जो IMF का प्रोग्राम अब मौखर हुआ है, डिले हुआ है पिछले 2-3 महीने में, क्या हुआ है? वो यही हुआ है कि हुकूमत सख्त इक़दामात लेने से बचना चाह रही थी क्योंकि सियासी तौर पे वो समझते हैं कि इसका उन्हें नुकसान होगा। नतीजे में पाकिस्तानी करेंसी को बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार किस्म की हिट आई है। सही है। अच्छा बुखारी साहब, माजी में भी हमारे को बहुत आइडियल ताल्लुकात या हालात नहीं रहे सियासी, और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ भी बहुत अच्छे आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन गिरावट होती रही है रुपए की। लेकिन पिछले 5 साल में और बिलखुसूस पिछले 1 साल में जो हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इन 5 सालों में या पिछले 1 साल में ऐसा खास क्या हुआ है कि रुपया इतनी गिरावट का शिकार हो गया? देखिए, जो लोग इस मामले को जानते हैं और जिनकी बड़ा उन्होंने करीब से देखा हुआ है, एक तो बात होती है आउटफ्लोज़ की अफ़गानिस्तान की। अब वो उसमें डॉक्यूमेंट करना 100% बड़ा मुश्किल है, हो सकता है मफरूज़े भी हों, लेकिन बहरहाल ज़ुबान आम को नकार खुदा समझो वाली बात है कि ये जिक्र किया जाता है कि हमारे मुल्क से बहुत से डॉलर्स निकल के और अफ़गानिस्तान में गए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी हुई है। एक तो ये है फैक्टर। दूसरा ये है कि आप 23वें IMF प्रोग्राम में इस वक्त हैं और मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी सतह पे बाहर के ममालिक और IMF से के बारे में भी यही लगता है और इतलात भी हैं कि ये सब के सब पाकिस्तान से तंग आ गए हैं, क्योंकि आप बार बार IMF के पास जाते हैं, आप एग्रीमेंट्स करते हैं, फिर आप इस्लाहात नहीं करते, फिर आप चंद साल बाद फिर बहरान होता है, फिर आप वापस चले जाते हैं और मांग तांग के अपना काम चलाने के चक्कर में रहे हैं और अभी भी बज़ाहिर रह रहे हैं। तो अब वो प्रेशर बहुत है कि आपने अगर इस्लाह ना की, अपनी मईशत की इस्लाह ना की, और मजमूई तौर पे 2 मामला आते हैं। एक तरफ आपके रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, यानी आप टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर पा रहे, और फिर जब आप एमरजेंसी में जाते हैं तो आप 2-4 शोबों को पकड़ते हैं। मसलन आजकल बड़ी बात हुई कि जी बैंक्स पे बड़ी हैवी टैक्सेशन लगा दें, सुपर टैक्स का भी इस्तेमाल की इस्तेलाह भी इस्तेमाल हुई है। लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है, आपको एक लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है, और वो लॉन्ग टर्म क्या होगा? एक तरफ तो ये मामला, दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अभी भी बहुत कमज़ोर हैं
और जो बैनुल-अक़वामी ट्रेड गैप है वो इतना ज़्यादा है जी कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप मुल्क में तरह तरह की गाड़ियाँ और बहुत महंगी गाड़ियाँ। ठीक, अभी एक आध दिन पहले की बात है, किसी बिजनेसमैन से मेरी बात हुई तो वो अपने बच्चे के लिए, जो मैंने सुना कहीं से, हाँ। 3.25 करोड़ रुपए की एक स्पोर्ट्स कार, बच्चे का शौक पूरा करने के लिए, बच्चे का शौक पूरा करने के लिए। अब वो कितना टैक्स देते हैं ये एक अलग बहस है, या नहीं देते वो एक अलग, लेकिन डॉलर तो बाहर जाएगा ना। बहरहाल ये डॉलर है, तो इसलिए ये इस किस्म का जो हमारा तरीका है ये हम इस पे नहीं चल सकते अगर हमने अपने मुल्क अगर को लग्जरी बचाना नहीं छोड़ेंगे तो। अगर हम सीधा चलते रहे तो फिर मारे जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। लेकिन कामरान नासिर साहब, अब इस वक्त जो रुपया है ये 270-71 रुपए का $1, तो ये हम आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, और बैंक इसको किस तरह से देख रहे हैं, मार्केट किस तरह से देख रही है? कुछ लोग कह रहे हैं 300 पर जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद इससे भी ऊपर जा सकता है। तो रुपए का मुस्तकबिल, आपको मुस्तकबिल करीब में क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुस्तकबिल करीब का अगर मैं आपको जवाब दूं तो सबसे पहले एक बुनियादी चीज समझ लीजिए कि फ्री फॉल होने की रीजन ऑब्वियसली एक डिमांड एंड सप्लाई का शाखसाना है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट वजह, जैसे कि हमारे एक इम्पोर्टेंट गेस्ट अभी बता रहे थे इस सारे बारे में, डॉलर में ये भी चीज नोट कीजिए कि पिछले दिनों में जो ही इकोनॉमी पे क्वेश्चन मार्क हुआ तो लोग होर्डिंग की तरफ गए और आपका चैनल बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गया। स्टेट बैंक जहां पे इंपोर्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहां पे आपकी जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसने चाइना और बरस्ता अफगानिस्तान और बरस्ता ईरान अपने गुड्स मंगवाना शुरू किए हुए, और ये जो ब्लैक मार्केट है उससे ऑपरेट कर रही है, इसका सख्त नुकसान है पाकिस्तान को। सो मुझे नजर आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी जो थे गवर्नमेंट के, और वहां पे जो भी लोग तैनात होते हैं बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, उधर की चेक पोस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वहां बहुत बड़ी वीकनेस और बहुत ज्यादा लैप्सेस हैं। सिचुएशन आज के दिन में यह है कि आईएमएफ का होना नागुज़ीर है। अगर आईएमएफ नहीं होगा तो यकीनन डॉलर यहां से एक दफा फिर मजीद अप्रिसिएशन की तरफ जाएगा और रुपये आपको 300 और 300 के बैरियर को ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। सो किसी भी हाल में अगर आप डॉलर के अंदर कोई भी थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि एक सेंस प्रिवेल करे आपकी पीकेआर और डॉलर की प्राइस में, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में इस वक्त नो चॉइस सिचुएशन में हमें जाना पड़ेगा। और ये जो ताखीर की गई है और इन मेजर्स को लेने की ताखीर जो की गई है, इसका सख्त नुकसान मुआशी तौर पर पाकिस्तान को हुआ। अगर आप याद करें तो 2018 में जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी और असद उमर आए थे, तब उन्होंने शुरू में यही ट्राई की थी कि हम आईएमएफ को बाईपास कर लें, क्योंकि उनके जितने भी रिफॉर्म्स का एजेंडा होता है उसमें अनपॉपुलर मेजर्स ज्यादा होते हैं। इस चीज को अवॉइड करने के चक्कर में हमने वहां पे भी 6 से 7 महीने की एक इकोनॉमिक मार खाई थी, और हम रिपीटेडली वही गलतियां बार बार करते हैं। सो मेरे ख्याल में इस वक्त आईएमएफ का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होगा तो आपको डॉलर में स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। फरहान भाई साहब, अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, तो जब भी वहाँ अमेरिका गया और तालिबान आया तो जाहिर है एक बड़ी क्योस की सूरत हाल थी, बड़ी परेशानी और बेचैनी की सूरत हाल थी, बड़ा आदम इस्तेहकाम था। मैं चंद हफ्ते के लिए वहाँ अफगानिस्तान में था और मैंने देखा जब पाकिस्तान में डॉलर 160 रुपये का था तो वहाँ 82 रुपये का था, और इस पूरे टर्मोइल के दरमियान भी वो 85 से ऊपर नहीं गया और इसी के दरमियान में मौजूद रहा। तो आई डोंट नो कि हमारे डॉलर की बुनियाद पर वो मुस्तहकम खड़ा हुआ था या क्या हुआ, लेकिन जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था वो ये कि एक मरतबा जब डॉलर ऊपर चला जाता है वो वापस नहीं आता पाकिस्तान में, सिवाय एक का दुक्का कभी 2-4 रुपए नीचे आ भी गया तो फिर वापस तेजी से ऊपर चला जाता है। इमरान खान के दौर में चले 60 को क्रॉस करके फिर 52 पर आया, तो फिर हमने देखा कि वापस चला गया 70-80 पे। ये नीचे क्यों नहीं आता पाकिस्तान में? ये आप जो 82 और 85 की बात करें, अफगान करेंसी की या पाकिस्तानी रुपए? अफगान करेंसी यानी अफगानी। देखिए, दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनके एक्सचेंज रेट्स बहुत नीचे गए हैं और फिर हिम्मत करके फिर वो उन्होंने अपने आप को उठाया और बेहतरी की तरफ, यानी पाकिस्तान के 2 रुपए एक अफगानी रुपए के बराबर। जी बिल्कुल, यानी पाकिस्तान से ज्यादा 2 गुना ज्यादा मुस्तहकम करेंसी। जी बिल्कुल, मुझे वो भी ज़माना याद है जब तालिबान की पहली हुकूमत थी 90 की दिहाई में, और उस ज़माने में मैंने अफगानिस्तान का कई दफ़ा सफ़र किया, तो तब एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 40 अफगानी का, यानी उसके 30 या 40 अफगानी हमें मिला करते थे, और हम बहरहाल हम सोचा करते थे कि देखो जी कमाल हो गया। लेकिन ये कि ये पूरी की पूरी कहानी नहीं है। मुसीबत सबसे बड़ी ये है, जैसे इन्होंने अभी फरमाया ये जो साहब हैं जेएस बैंक से, कि
जो डिले किया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ ज़िम्मेदारी है इसहाक डार साहब की। उन्होंने जिस तरह आके पब्लिक में बयानात दिए, मसलन दिसंबर के शुरू में उन्होंने कह दिया आई डोंट केयर अबाउट द IMF। भाई आप वज़ीर ख़जाना हैं, IMF एक बिल्कुल एक सेंट्रल पिलर है हमारी स्टेबलाइजेशन एफर्ट का। आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप पब्लिक मैं मिन्नतें नहीं करूँगा और मैं मिन्नतें नहीं करूँगा, तो वो क्या किसी मतलब वो सियासी गैदरिंग को तो नहीं वो एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल TV शो में आके ये कहा और फिर वो बात सारी दुनिया में फैली। फिर उसके बाद जनवरी में, जैसे आपको याद होगा, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइवेट अकाउंट्स के बारे में जो फरमाया, तो उससे एक हिजान की कैफियत फैल गई। लोगों को 1998 याद आ गया जब $11 अरब इसी नून लीग की हुकूमत में फ्रीज़ हुए थे। तो इस किस्म की गलतियां हुई हैं और इनसे पाकिस्तान को पिछले चंद महीनों में बहुत नुकसान हुआ है। और इसी वजह से वज़ीर ख़जाना जो आज जो उन्होंने बयान दिया ये $2 अरब का, मेरा ख़्याल ये है कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली शायद ना ले, क्योंकि उनकी जो हालिया तारीख़ है उसके पस मंज़र में जो तासुर फैला है वो कोई अच्छा नहीं है। ये मेरा बतौर सहाफ़ी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के मेरा अपनी असेसमेंट है। जी, वही सागदार साहब तो पिछले कुछ अरसे में जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कोई भी कमेंट करते हैं टीवी के ऊपर आकर, तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है। पता नहीं इसकी वजह क्या। वो इसलिए क्योंकि उन्हें अब मेरे ख्याल में बदकिस्मती है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना है हमारे, लेकिन उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद हुआ करती थी, लेकिन उन्हें एक क्रेडिट ये देना पड़ता है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक रुख में, एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की और फिर उन्हें आपने निकाल दिया। किन वजूहात की बिना पे निकाला वो एक अलग कहानी है। अच्छा, अब मेरा सवाल था कि डॉलर एक दफ़ा बढ़ जाता है तो पाकिस्तान में नीचे क्यों नहीं आती, क्या मसला है? इसलिए क्योंकि जब भी रुपया यानी डॉलर की कदर बढ़ी है तो हमने अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने की कोशिश उस तरह नहीं की जैसी हमें करनी चाहिए। मसलन बहुत ज़्यादा, और ये बड़े अरसे की इमरजेंसी है और अब भी इमरजेंसी एक है कि आपको बिल्कुल अपनी सारी की सारी ज़राए रिसोर्सेज के साथ अपनी ज़राअत को ज़रूरी मईशत को स्टेबलाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान उस किस्म की इकॉनमी तो है नहीं कि कल हम हाई टेक इंजीनियरिंग में चले जाएं और सारी दुनिया को मोबाइल फ़ोन्स और क्या क्या कुछ हम दें। हमारे लिए सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त हमारे अवाम नास के लिए वो फूड सिक्योरिटी है। और अभी जो नंबर आए हैं उनसे जो अशिया खुर्दनोश की कीमत के बढ़ने के इतलात हैं वो तो बड़ी खौफनाक हैं जी, जो पिछले एक साल में बढ़ी हैं। बुखारी साहब, अब मेरा सवाल मैं अभी आपसे ये करूंगा कि, और आपके कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े, आप ये सवाल उठाते रहे कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रिपेयरेबल भी है या नहीं, तो इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एक सवाल पहले मैं कामरान नासिर साहब से ले लूँ। कामरान साहब, ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान नो चॉइस सिचुएशन है, IMF के पास जाना, इसके अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। चले, इकोनॉमी चल पड़ेगी, हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक महंगाई का तूफ़ान भी आएगा। और आज ही की रिपोर्ट जो अखबारों में छपी भी है, ये 48 साल की बुलंद तरीन इन्फ्लेशन हम इस वक्त बेयर कर रहे हैं, 27% पे पहुँच गई है इन्फ्लेशन, और ये शायद आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। तो ये भी तो बताइए कि क्या होगा इसके नतीजे में। देखिए, नो चॉइस सिचुएशन में इसलिए कहता हूँ कि अगर आप इसको दूसरी तरफ रख लें कि आज IMF नहीं होता तो आपने जो $100 बिलियन का कर्जा लिया हुआ है, थियोरेटिकली लोग समझते हैं कि शायद हमने वापस करना है। हमारी वापस करने की सिचुएशन नहीं, हमने रीनेगोशिएट करके उसको रोल ओवर करना है। सो वो रोल ओवर्स और वो सारा कुछ होना भी IMF की गैर मौजूदगी में नामुमकिन है। जितने हमने कोशिश करनी थी, हमने मल्टीलैटरल एजेंसी से और अपनी जो बायलैटरल गवर्नमेंट रिलेशनशिप होता है उस पर भी बात करके देखा, लेकिन कहीं से भी पाकिस्तान को कोई उम्मीद की किरण ऐसी नज़र नहीं आई कि वो इस सिचुएशन का मुतामिल हो सकता है कि जाते और उनसे बात करते और कहीं उनसे डॉलर फ्लो ले लेते और आप रोल ओवर्स में चले जाते। तो हर चीज़ आके हिंच कर रही है कि IMF का प्रोग्राम होना इंतहाई ज़रूरी है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर आज आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते और आपको लगता है कि अच्छा डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा, तो सिचुएशन असदुल्ला साहब इससे और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। और डिफॉल्ट सिचुएशन में एक तो पहले आपका रुपी PKR की पैरिटी वो 800 का डॉलर हो, 1000 रुपये का डॉलर हो, इररेलेवेंट हो जाएगा। दूसरा, आपके मुल्क में एक इस कदर शदीद और खौफनाक किस्म का बहरान आएगा कि जिसके आप मुतामिल किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकते। आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का पैराफर्नियल देखें, पाकिस्तान इस वक्त सीरियस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है, क्योंकि जब भी कभी इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तो उसके साथ आपकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो आपके सामने आ जाती है और आपको नजर आता है कि अब ये सिचुएशन कहीं भी जा सकती है।
इसलिए मेरे नजदीक आज के दिन में तो जो भी बिटर पिल आपको सॉल्व करनी है, आप अपने आप को खुद से इस नो चॉइस सिचुएशन में लाएं। जी और आगे जाते हुए भी अगर आप आईएमएफ करते हैं और अगर आप माजी ठीक से है, नहीं और इसके अलावा सीखेंगे कोई हल है नहीं तो हमारे ये पास। सूरत हाल दोबारा पैदा बिल्कुल सही है। लेकिन सर आज तो बुखारी साहब, आज तो चलिए हम इस सिचुएशन को ये बिटर पिल की बात हो रही है, इसको निगल लेते हैं किसी तरह से, लेकिन क्या हम अपनी इकोनॉमी को इसमें रिफॉर्म्स लाने की पोजीशन में हैं? क्या ये रिपेयरेबल है, जो सवाल आप उठाते हैं अपने आर्टिकल्स में? देखिए, ये सवाल मेरे से जो आप पूछ रहे हैं ये पूछा गया, कई फोरम से पूछा गया, और उसकी वजह यह है कि मैंने एक न्यूज़ एनालिसिस लिखा जिसमें ये सवाल था और उसके साथ ही एक सवालिया निशान भी था कि क्या वाकई हम उस नहज पे पहुंच गए हैं या अभी भी कुछ बचाव की सूरत है। और बचाव का मामला ये है, मैं फिर ये अर्ज़ करूँ कि दुनिया में, तारीख़ में कई ऐसे ममालिक की मिसालें मिलती हैं जिनके हालात हमारे जितने ख़राब या हमारे से ज़्यादा ख़राब थे, उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर एक बेहतर डगर पे लेके आए। जी, हमारा मामला भी ये है कि साल साल से बात हो रही है, बल्कि दहाइयों से बात हो रही है टैक्स रिफॉर्म्स की, लेकिन लगता यह है कि जहाँ पे भी हुकूमतें गई हैं रिफ़ॉर्म करने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, कोई बड़ा सा बहुत बड़ा मोटा ताज़ा एक बासर अजदहा बैठा होता है, वो फुंकार के आगे आ जाता है और कहता है नहीं हो सकता। इस कैफियत से आपको निकलना होगा। टैक्स और टैक्स इवेजन आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि माजी में नहीं रही। जी, ये आप अपने जहन नशीन कर लें। दूसरा ये है कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है कि कुछ मार्केट्स ऐसी हैं, मसलन जैक फ्रूट एक बाहर का फ्रूट है, मैंने एक मार्केट पे देखा 2400 रुपए का फी दाना वो बिक रहा है। सही। यहाँ तक कि दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी के आम पाकिस्तान के होते हैं। हमारे आमों की सीज़न से 1.5 महीना पहले हमारे आम की जो मुतवक्का कीमत है उससे 2.5 या 3 गुना ज़्यादा इंपोर्टेड आम। आप ये कैसे कर सकते हैं? और बहुत ही पुअर क्वालिटी के फ्रूट जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट के नाम पर हो रहे हैं। तो ये अपने अखराजात बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कम करने होंगे और अपने रुपए को यहाँ पर अपना जो सरमाया है उसको बचाना होगा बाहर जाने से। और एक आखिर में कहता चलूँ कि फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो चक्कर है ये आपको ख़त्म करना होगा। ये मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, नून लीग की हुकूमत में ये शुरू हुआ था कि आप डबल नॉन फाइलर के तौर पे पैसे दे दें और आप गाड़ी खरीद लें, दूसरा कर लें, तीसरा कर लें। ये सब का सब आपको बंद करना होगा। ये तो आपने अगली गुफ्तगू का एक जो है ना वो एक मौजू दे दिया, इस पर मजीद बात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात आप कर रहे हैं। समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए और फाइलर होनी चाहिए। बहरहाल खैर बुखारी साहब, आज का वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कामरान साहब, आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन गिरफ्तारियों का से जो मौजूदा हुकूमत है ये क्या हासिल कर पाएगी? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके क्या हासिल किया, शेख रशीद को गिरफ्तार करके क्या हासिल कर पाएंगे, और ये जो हमारे सियासी हालात हैं ये इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुआशी सूरत हाल पर तो हमने बात की है, ज़रा कुछ जो इस वक्त सियासत में चल रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं। और सियासत में इस वक्त गिरफ्तारियां चल रही हैं। ये 2 FIR मेरे हाथ में हैं। एक FIR जो है वो शेख रशीद साहब पर है जिस पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। एक FIR जो है वो शानदाना गुलजार साहबा पर है जिसमें 124 से बगावत का जो है वो की दफ़ा लगाई गई है, और यहाँ पर एक कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है शेख रशीद साहब पर। तो ये मामला किधर को जा रहे हैं और हुकूमत इन गिरफ्तारियों से क्या सियासी फ़ायदा उठा पाएगी या नहीं, इन चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला भी आया है, तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त थी उसको खारिज किया गया है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, माहिर आईन व कानून है। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, खुश आमदीद। मीर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मीर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया। और हमें कुछ ही देर में बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो अज़हर सिद्दीक साहब ये बता दीजिए कि ये जो दफ़ात लगाई गई हैं, जैसे शानदाना गुलजार के खिलाफ जो FIR है उसमें 153 और 124 लगी है, गालिबन 124 जो है ये बगावत की दफ़ा है, और फिर ये शेख रशीद पर जो 120B और 153 लगाई गई है। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि इन जराइम में या इन जिन चीज़ों के इल्ज़ाम है इन दोनों शख्सियात के ऊपर, इनमें यही दफ़ात लगती हैं, ये सही दफ़ात लगाई गई हैं? वो मुझे ना याद आ गया, हबीब चालब साहब याद आ गए, इनकलाबी। अच्छा, हम पढ़ा करते थे
और हमने लॉयर्स मूवमेंट में बड़ा हम देखेंगे। अच्छा, मैं समझता था कि यार वो जो है ना मार्शलाई दौर में बड़ी हिम्मत है उन लोगों की कि उन्होंने ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि अपनी शेर व शायरी से भी लोगों को हटाया। लेकिन इस वक्त राइट नाउ वी आर नॉट लिविंग इन एनी मार्शल रजीम, वी आर ए पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एज जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा के हम लेके आ गए। आज यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो साहब होते, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब होती, तो वो ऐसी गवर्नमेंट को लात मारकर वो घर बैठना पसंद करती। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के सिर्फ ना सिर्फ मजाक हो रहा है बल्कि खिलवाड़ हो रहा है। उसकी सिंपल सी मिसाल, बगावत आपको पता है ये तो 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड देखें, ये उस वक्त का है। मैंने इस बड़ी तहकीक करके, अब बगावत जो है ना वो लफ्ज है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी अगर कोई हुकूमत वक्त कानून के मुताबिक काम हुई, यानी मिसाल के तौर पर इसको गिराने की या इसके खिलाफ ऐसी साजिश करने की, ना ही शानदाना गुलजार का मैंने देखा जी, और ना ही मैंने फवाद चौधरी साहब का देखा। फवाद चौधरी साहब का मुकदमा अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन के बारे में चंद ऐसे अल्फाज हैं कि वो अल्फाज पता नहीं। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में अगर ये बात कहनी है, आप यूं कर लें, आज सिर्फ चले छोड़ें इस बात को, पिछले 4 सालों में जो यही 13 सियासी जमातें हैं उनके लीडरों के बयान इकट्ठे कर लें आप। मेरा ख्याल है कि आपको 365 दिनों में से कमोबेश नहीं 100 दिन ऐसे मिलेंगे जिसमें इस तरह के बयान है। तो अगर 4 साल के लगाएं तो 3.5 साल भी लगा लें तो 350 FIRs बनेंगे। मैं मिनिमम कह रहा हूँ लफ्ज आपको सामने, जो मैं लफ्ज दोहराना चाह रहा हूं। शायद ही कोई सियासतदान हो जो इस तरह की FIR से बचता हो, फिर अगर FIR दर्ज करानी है तो सही है। अजहर सिद्दीकी साहब, मैं जरा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज शुएब रज़ाक साहब ये बताइए कि ये जो मामला है रिमांड लेने का, जैसे आज 2 रोज़ा रिमांड लिया गया है शेख रशीद का, फवाद चौधरी साहब का भी बार बार रिमांड लिया जाता रहा, ये रिमांड की फिलॉसफी क्या होती है? ये क्यों लिया जाता है जिस्मानी रिमांड? और अगर शेख रशीद का रिमांड लिया गया है तो क्यों लिया जाना चाहिए, और फवाद चौधरी का क्यों लिया गया होगा? रिमांड का मकसद तो ये होता है जनाब, दे वांट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, और उनके पास कोई इंटिमिडेटिंग एविडेंस है जो वो समझते हैं कि अगर इस बंदे को पुलिस के हवाले किया जाएगा तो उसके पास कोई ऐसे शवाहिद और कोई ऐसी एविडेंस मिलेगी जो आगे उनको ट्रायल में हेल्प करेगी। ठीक है। अब ये जो देखे ना, ये अजहर सिद्दीकी साहब हमारे बड़े भाई हैं, इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत अरसे से चल रही, और किसी बंदे ने अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट है उसका लिहाज नहीं किया। तो ये हो ये रही है कि ये उन्हीं लोगों की गेम चल रही है। हम तो देखे ना, आप इन FIR को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखते हैं शुएब रज़ाक साहब? मैं ये देखे ना, और ये मजे की बात है कि ये अक्रॉस द बोर्ड और हर एरा में हुई है, हर रजीम ने की है, लेकिन इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना कहना ज्यादती है। हुई है विक्टिमाइजेशन, हुई है लोगों को, मतलब पिछली रजीम में भी ऐसे इक़दाम हुए हैं। तो ये वजह ये हो रही है कि किसी तरफ से भी हमारे पास खुश आइंद बात कोई भी नहीं। उस वक्त भी लॉ की वायलेशन हो रही थी, उस वक्त भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, लोगों को उस वक्त भी ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था और अब भी बनाया जा रहा है। और ये सरासर आइन की, कानून की, इखलाकियात की धज्जियां उड़ाने। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे हासिल क्या करना चाहते हैं अमीर अब्बास साहब? ये सवाल ये, चलें फर्ज कीजिए ये विक्टिमाइजेशन है या ये सियासी गिरफ्तारियां हैं या सियासत के लिए किया जा रहा है, तो जो लोग ये कर रहे हैं उससे वो क्या हासिल कर पा रहे हैं और क्या वो इससे कुछ सियासी फायदा उठा पा रहे हैं? देखिए, एक सोच दाखिल हो चुकी है रियासत के ज़हन में कि ठोक दो तो उनके रखो। हेजमोनिक माइंडसेट, ये 150 साल पुराने माइंडसेट से, कॉलोनियल माइंडसेट से एक रिपब्लिक को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लोगों को क्रश किया जा रहा है। जहान कोहना के मफलूज फलसफा दानों, निज़ाम नौ के तकाजे सवाल, ये नया निज़ाम है, ये मॉडर्न स्टेट है, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इसमें नहीं चल सकता। वो कहता है कि ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे।
ये पेशावर से लेकर जी हाँ। पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। जमीने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक। ये क्या हो रहा है सिंध में? आटे की बोरी के लिए लोग मर रहे हैं। सोचा था कभी आपने? सोचा था कभी आपने? वो कहता है, फिर शायर कहता है कि चमन को इसलिए माली ने खून से सेंचा था कि उसकी अपनी निगाहें बाहर को तरसे। 75 साल के बाद आप देखें हम कहां खड़े हुए हैं। नहीं, वैसे तो खैर इस वक्त जो पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान है, उनके साथ आप चाय के कप पे बैठ जाइए ना, वो भी परेशान है कि उन्होंने सोचा नहीं था ये यहाँ क्या, मतलब वो खुद इस वक्त एक डेड एंड इंसान की सोच। और फिर इसका सोल्यूशन क्या है? Solution जिस क्या है? डेड एंड पे हम आ गए हैं, हल क्या है? एक सही हासिल है। यानी आपने एक रजीम, भाई इमरान खान बहुत बुरा इंसान होगा जी, उलट दिया आपने उसका तख्ता, उसके बाद आप आ गए, ये था आपके पास। ये तजुर्बाकार लोग हैं। ठीक, देखें इस इत्तेहाद के अंदर कौन है? असद साहब, सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी, वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे, उनके वालिद चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के। दूसरी पार्टी ANP इस इत्तेहाद में कई दफा इक़्तिदार में आई। तीसरी पार्टी मौलाना कई दफा इक़्तिदार में आए। चौथी पार्टी MQM कई दफा इक़्तिदार में आई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, 11 जमातें, हर जमात तजुर्बाकार है 50 साल के तजुर्बे के साथ। और 3.5 साल आपने इस कौम को लठ उठा के आपने मारा कि ये बहुत ही निखट्टू है, बहुत ना खल्फ है, बहुत ना हिंजार है, इसको निकाले बाहर, इसको हम आएंगे। आ गए आप। 9.5 साल से आपका गोशवारा क्या है आपके कारनामों का? 0/0 किया आपने क्या? आपने केसेस माफ करवाए। जी हाँ। गुर्बत आप देके जा रहे हैं लोगों को, सही। मुफलसी आप लोगों को देके जा रहे हैं, भूख नंग आप लोगों को देके जा रहे हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, डेमोक्रेटिक, इतना खौफ, और वो जिसे कहते हैं ना, ये कैसा दस्तूर जुबाबंदी है तेरी। हाँ, सही है। अमीर साहब, अब मसला एक और है। मसला ये है, और मैं शुएब साहब आपकी तरफ एक सवाल रखना चाहता हूँ, वो ये कि हर चीज़ अब अदालत में हो रही है। आप हर मामले को लेकर अदालत के पास जा रहे हैं। इलेक्शन की तारीख चाहिए, कंसेंसस नहीं हो रहा, अदालत में जाएंगे। आपका चीफ मिनिस्टर पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, आप अदालत के पास जाएंगे। आज एक और दरख्वास्त अदालत के पास गई है, और वो दरख्वास्त ये है कि जी हमारे 43 MNAs या एक्स MNAs आप कह लीजिए, वो अदालत के पास ये दरख्वास्त लेकर गए हैं कि जी हमने इस्तीफे मंजूर होने से पहले कह दिया था कि हम अब इस्तीफे नहीं देना चाहते, हमने इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त दे दी थी, इसलिए जो है वो हमारे इस्तीफों की मंजूरी गैर कानूनी है। अब ये मामला भी अदालत के पास चला गया। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, वो मेरे भाई बहुत पुरानी बात है। मैं किसी टॉक शो में यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि जब सियासतदान अपने सारे मुद्दे किसी और इंस्टीट्यूशन के पास लेके जाएंगे, लेकिन अब बारहा अदालत कह चुकी है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, कि जनाब पार्लियामेंट के फैसले आप पार्लियामेंट के अंदर करें, क्योंकि कंसेंसस डेवलप हो रहा ना। इस मुल्क में पॉलिटिक्स बहुत नीचे चली गई है, उनके अपने इनडिफरेंस इतने ज्यादा हो गए हैं तो उस चीज का उनको इदराक ही नहीं है कि वो अपने फैसले जो पार्लियामेंट में इज्जत और एहतराम के साथ वो सेटल कर सकते थे, जिसकी वजह से मुल्क में स्टेबिलिटी भी आ सकती थी। उन्होंने दे हैव डिसाइडेड, लेकिन ना इल्जाम आता है सियासतदानों पे। अगर एक फैसला सियासतदान करें ही इस नीयत से कि चलें ठीक है, जाओ फिर अदालत का दरवाजा जाके खटखटाओ और जाओ अदालत से जाके इंसाफ मांगो, और वो समझें कि इस एक्सरसाइज में हमें जो है वो 2-4 हफ्ते का टाइम मिल जाए और वो टाइम उनके सियासी मुफाद में हो, और इसी नीयत से फैसला किया जाए कि ठीक है फिर अदालतों के पास जाएंगे, टाइम तो मिलेगा ना कम से कम। क्या ये नहीं हो रहा इसमें बात क्या होती है? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अगर मैं अपना मैंडेट और अपनी अथॉरिटी किसी और के दरवाजे पे लटका दूं ना, तो वो फिर उसका मैंडेट बन जाता है कि वो उस अथॉरिटी को किस तरह इस्तेमाल करता है। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपने ये देखने के पार्लियामेंट की तोकीरियत में इजाफा हुआ है, तोकीर में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है, डिसीजन मेकिंग उसकी बेहतर हुई है या नहीं है, सिविल सुप्रीमेसी बेहतर हुई है या नहीं हुई है, तो ये बिगर पिक्चर के सवालात हैं। आपने ये नहीं देखना कि आपने एक हफ्ते में क्या अचीव कर लिया। किसी ने कुछ अचीव नहीं किया। हाँ, एक नुकसान जरूर हुआ है कि सियासत कमजोर हुई है। पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए थे, वो अब बाहर हो रहे हैं और दे आर एट द रिसीविंग एंड। बेसिकली पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब पार्लियामेंट नहीं करती या नहीं कर सकती या एक पोजीशन में अपने आप को ले आती है कि वो उसके फैसले कहीं और हो रहे होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट कमजोर होती है और पार्लियामेंट जवाबदेह होती है और वो दूसरों की तरफ देखती है, जो फैसले उसका मैंडेट है जी। तो बड़ा पार्लियामेंट में इस वक्त 100 जो है वो पूरे ईमान में 228 पूरा नहीं है जो 2/3 तरमीम कर सके, और जो है वो 100 से ज्यादा लोगों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, वो पार्लियामेंट में है नहीं,
और जिस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़के अपोजिशन लीडर बना है वो इस वक्त की हुकूमत के टिकट से अगला इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो ये पार्लियामेंट है इस वक्त हमारी। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, मसला इस वक्त ये है कि जैसे मैं भी बात कर रहा था कि अल्टीमेट गोल इस वक्त ये रह गया सियासी जमातों का, कुछ टाइम मिल जाए, और टाइम हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि अदालत के पास चले जाओ। अभी एक मामला गवर्नर साहब ने काफ़ी दिन से लटका के रखा था, तारीख नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने कह दिया कि तारीख तो मैं दे ही नहीं सकता, ये तो मेरे इख्तियार में ही नहीं है क्योंकि मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया उन्होंने। दूसरा जो कल जो है हेयरिंग होनी है लाहौर हाई कोर्ट में, तारीख लेने के लिए गई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें पिछले हेयरिंग में वकील साहब ने आकर कहा कि जी मेरी तो तैयारी नहीं है, मुझे तारीख दे दें, यानी टाइम बाय करने के टैक्टिक्स। तो ये इस तरह से मामला को हल किया जा सकेगा? असल मैंने सिर्फ एक बात हमारे भाई बैरिस्टर रजा सबकी एक बात का जवाब दे रहे हैं कि पिछले दौर में मैं वो केसेस की डिटेल ढूंढ रहा था, जिस तरह के केसेस की डिटेल आपको अरशद शरीफ की शक्ल में, इमरान रियाज की शक्ल में, अपना जमील फारूक की शक्ल में, अभी फिर इमरान रियाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, शेख रियाज रशीद की शक्ल में, फवाद चौधरी की शक्ल में, या आमिर राना को अभी उठाया हुआ है। इस तरह के मैंने नहीं देखी तारीख में, मुझे कोई एक ऐसा केस भी नजर नहीं आया। हाँ, वो किसी को फैंटी लगी हो वो एक अलग बात है, वो किसी के भाई का मसला हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं हुआ। ये मैं बता दूं आपको, ये स्यातरीन दौर इन चेहरों पे लिखा जाएगा जो 13 सियासी जमातें अंदर बैठी हुई हैं। अब आते दूसरी बात की तरफ, जो आपने इस्तीफों की बात की है। देखिए, इस्तीफे वापस लेने का जब फैसला हुआ, आप जमहूरिया लोग हैं ना, जो राजा परवेज अशरफ कहते थे जब तक एक एक बंदे को मैं देख लूंगा इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा, उन्होंने पल भर लगाई। जब देखा कि पार्लियामेंट में आ रहे हैं, मसाइल हल करने के लिए आना चाहते हैं, अपोजिशन लीडर उनके पास ना चला जाए, तो इससे बड़ी जमहूरियत की नफी कहां होगी? पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। मैं लिख चुका हूं कि आपने जो अपोजिशन लीडर, हाईकोर्ट में मैंने चैलेंज किया हुआ ये मामला कि आपने जो अपोजिशन लीडर बैठाया हुआ है यहाँ पर, ये तो आइन और कानून के मुताबिक नहीं, 20 सीटें लेकर अपोजिशन लीडर बैठा हुआ। अब आते हैं अगले जो आपका जो बड़ा अहम सवाल है इलेक्शन। देखिए यहाँ क्या है, हमारे मुल्क में ये जो है ना, अब एक गवर्नर जो है वो सियासी जमात की कठपुतली बन जाएगा। दोनों गवर्नर देख लें, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एक नालायक आदमी अगर आप बिठा देंगे तो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं है। और ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं, यानी आप गवर्नर कम से कम चूज करते हुए, सिलेक्ट करते हुए कम से कम ये तो सोचे जिसको आइन और कानून का पता हो। अब वो इसमें पड़ गया है कि जनाब मैंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, इसका मतलब क्या है भैया? 90, अब इसको छोड़ दें, 105 को छोड़ दें, 224A के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट को देखें, 54 दिन का ये सारा प्रोसीजर है। तो भाई टू सेट द लॉ इन मोशन, भैया आपको खुद, अगर आप डेट दे भी दें तो क्या हो जाना, आपकी कुछ सुर्खी हो जानी है, या आपका सुर्खी पाउडर कम हो जाना है, या आपको क्लास से बाहर उठाकर बिठा देंगे। ये साबित करता है वो माइंडसेट, डिक्टोरियल माइंडसेट, ये साबित कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को यहाँ पहुंचाने में उन सियासी चेहरों और मोहरों का हाल है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वहां बैठकर आंसू रो रही होंगी, ये मेरे मुल्क के साथ खिलवाड़। जुल्फकार अली भुट्टो साहब, फिर वो जो आप जितना मर्जी कर दे, मलिक मेराज खालिद, अपना नसरुल्लाह साहब, आप जो भी नाम ले लें, बड़े बड़े नाम ले रहे हैं आप उठाकर, कि जो सियासतदान जमहूरियत की, अब मुझे सिर्फ इतना बता दे, मुशाहिदुल्लाह साहब ने, सेनेटर हैं, उन्होंने कालक मल दी इन लोगों के चेहरे के ऊपर, और उसकी तरफ दूसरी तरफ आ रहे हैं शाहिद का कान अब्बासी। ये तो तोता मैना की कहानी चल रही है ना, कल ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन कर लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ये वही बेचैनी और परेशानी जो है वो इस वक्त हर तबके में और खुद हुकूमती जमात के लोगों में भी नजर आ रही है कि क्या होगा, और ये जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस से निपटा कैसे जाएगा, ये इस वक्त खुद हुकूमती इत्तेहाद में भी एक परेशानी और बेचैनी दिखाई दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर ज़रा एक और आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फैसला आया है उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। अमीर अब्बास साहब, जब एक सिचुएशन आ जाती है, एक इस वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, हुकूमत और उसके इत्तेहाद जो है वो एक मसले में पड़ा हुआ है। अब इलेक्शन होने, इलेक्शन नहीं होने, एक हिकमत अमली कमज़ोर है या अच्छी है, हुकूमती जमात ने बना रखी है।
मुझे ये बताइए कुछ स्ट्रैटेजी समझ आ रही है कि उनके पास क्या है कि हम इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए और इस सिचुएशन में से खुद को निकालने के लिए और मुल्क को निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी ये थी कि वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसहाक डार साहब को लाए, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से 4-5 महीने लगवाए, फिर इसहाक डार को लेकर आए। अब इसहाक डार को मुझे समझ नहीं आती कि नून लीग इसहाक डार को ऐसे पोर्ट्रे करती है जैसे वो कोई एडम स्मिथ है, बाबाए मईशत। लेकिन ना वो पहले कभी कामयाब हुए। आज जो एक्सचेंज रेट है, जब 97 से 99 तक हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उस वक़्त की आप अखबारें उठा के देखें, नवाए वक्त, जंग, जो डॉन, जो ज़माने के बड़े अखबार आते हैं आप उठा के देखें, मईशत की खबरें देखें, आपको लगेगा कि ये तो 2023 के 2022 के एंड के अखबार आते हैं, ये उस ज़माने के सागदार की खबरें। इसी तरह अगर आप 2013 से 2017 तक, 17 में तो फिर वो चले गए थे पाकिस्तान से, वो अगर आप उठा के देख लें तो तक कमोबेश की खबरें। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो वापस की तरफ आ रही हो। एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान, एक मिड टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। हम कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन आखिर हमारे भी बाल सफ़ेद हो गया इनको सुन सुन के और इनसे सीख के। जब तक आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके पास अपना डॉलर नहीं होगा, आप मांग मांग के अगर गुजारा करेंगे तो फिर उसका यही हशर होगा। अब टेलीनॉर जैसी कंपनी कह रही है कि हम छोड़ के जा रहे हैं, $1 अरब की उन्होंने बोली शायद लगा दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बन चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 22% पे लेकर आ चुके हैं। ये जो कुछ $16.2 बिलियन के ऊपर खड़े हुए थे आपके रिजर्व्स, जो आज टोटल मिला के भी कोई, जो प्राइवेट और स्टेट बैंक के मिला के भी कोई $7-8 बिलियन के पास खड़े हुए हैं। तो फिर आपने क्या, बगैर स्ट्रैटेजी के कैसे इलेक्शन में उतरेंगे? स्ट्रैटेजी तो थी, देखिए स्ट्रैटेजी तो थी नहीं। स्ट्रैटेजी एक ही थी कि अगर केसेस जो हमारे चल रहे हैं, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म, जिस दिन वो उन्होंने हल्फ लिया उस दिन फर्द जुर्म लगना था। और उससे कई महीने पहले वो फर्द जुर्म को, माशाल्लाह ये हमारे दोनों वकला मौजूद हैं, वो वकीलों के जरिए से चक्करबाजी दे के वो टाल मटोल कर रहे थे। वो जानते थे कि हमारे केसेस कंक्लूड होने वाले हैं और हमारी कन्विक्शन हो जाएगी 5 साल, 7 साल, 10 साल। सिर्फ एक मकसद था, कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दिल के फफोले आपको जला रहे हैं कि जी इतना आपको डर था। कौम का डर था तो 9.5 महीनों में कोई एक पब्लिक सेंट्रिक लेजिस्लेशन हुई हो, एक पब्लिक सेंट्रिक लेजिस्लेशन, इतना इंपॉर्टेंट केस जब सारे बरी हो जाएंगे और सारे केसेस सबूत जाया हो जाएंगे, कागज़ें उठा के, फाइलें उठा के फाड़ दी जाएंगी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देगी तो फिर ले आए, साबित कर लें पर अगले 1000 साल। राइट, बिल्कुल सही है सर। आज शोएब रज़ाक साहब, एक फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, महफूज फैसला था, ये बुनियादी तौर पर सुनाया गया है। ये फॉरेन फंडिंग के केस में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया था उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और आज उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। और उस फैसले में लिखा है कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है बेसिकली वो हतमी नहीं है और आपको भी शोकोस दिया गया है उसकी, और आपकी जो दरख्वास्त है इस स्टेज पर ये प्री मैच्योर है, और जब शोकोस नोटिस पर हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचेगी और फिर वो हतमी फैसला सुनाएंगे तो फिर आप आइएगा हमारे पास उस फैसले के खिलाफ। आप कैसे देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को? देखिए, वो जो इस्लामाबाद, अब मुझे तो नहीं पता ऑन व्हाट बेसिस ये ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब तक आपका कोई फाइनल वर्डिक्ट आपके बारे में आ नहीं जाए तो उसके बाद तक आप एपीलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि जी उनकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो हतमी नहीं है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने आपसे कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मांगी है सो दैट दे कैन डिसाइड द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, तो उस वक्त तक अगर वो आपका कोई चीज फाइनल नहीं हुई तो आप एपीलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। वो ये बात तो इट डज मेक सेंस। अब टू व्हाट एक्सटेंड पीटीआई ने एविडेंस दी है, कौन कौन सी एविडेंस दी गई जिसको हाई कोर्ट ने ये बुनियाद बनाया कि ये एविडेंस इज नॉट गुड इनफ, और दूसरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये बयान आया गया है कि ये जिस रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, जिस वर्डिक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, ये फाइनल नहीं है और इन्होंने अभी हमें मजीद इंफॉर्मेशन देनी है, तो एक लॉ में होता है, प्रोविजन ये होती है कि आपने पिछली रेमेडी एग्जॉस्ट कर ली है, आपके खिलाफ एक फाइनल डिसीजन आ चुका है, सो दैट यू कैन गो टू द एपीलेट जुरिस्डिक्शन। अगर यही सिचुएशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि जी वी नीड सम मोर एविडेंस एंड वी हैव नॉट डिसाइडेड द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, तो फिर आप एपीलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में
एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट ने ये फैसला ये सही किया है कि अभी ये फाइनल जजमेंट आपके खिलाफ नहीं आई तो यू कैन नॉट इन्वोक एपीलेट जुरिसडिक्शन। अभी प्री मैच्योर स्टेज पर है, ये दरखास्त नहीं हो सकती थी। राइट सर। अजहर सिद्दीक साहब, सर मुझे अब ये बता दीजिए, एक बड़ा यहाँ मामला जिस पर हम रोजाना बहस कर रहे हैं, कल भी बात हुई थी और आज भी, गवर्नर पंजाब ने कह दिया कि जी मेरे ऊपर ये आर्टिकल 105 की सब क्लॉज 3 इंप्लीमेंट नहीं होती क्योंकि मैंने असेंबली नहीं तोड़ी और मैंने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, तो ये अब इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया है। ये बता दीजिए आपकी राय में अब इलेक्शन की तारीख पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने देनी है? असद मैं सिर्फ एक पहले ही बात का, चूंकि मैं उस केस में वकील हूं और मैंने वहां बहस भी की थी और मैं अदालत के सामने पेश भी हुआ था, वो दो चीजें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, वो रिपोर्ट के अंदर सर्टन डेक्लेरेशन दे गए, जनाब ये भी वायलेशन हुई, ये प्रॉपर्टी फंडिंग भी है, पार्टी लीडर के ऊपर भी बातें कर दी। फिर कई लोगों को उन्होंने कह दिया कि जनाब ये नॉट पाकिस्तानी है, वो तो लाहौर हाई कोर्ट से मैंने वो केस जीत लिया था, तो वो कंक्लूसिव नहीं था और वो ये रिट जुरिसडिक्शन में चैलेंज किया गया था। और बात है कि यानी उस रिपोर्ट की बेस पर एफआईए ने भी पर्चे दर्ज कराने शुरू कर दिए थे। तो बुनियादी मकसद तो अदालत को जाकर यही बताना था कि ये जो कुछ भी है माइंड पहले दे दिया, अभी तो शोकाज होना है, शोकाज के बाद जवाब दे के फिर चीजें सारी सामने आनी है। तो हम इसमें किसी हद तक तो हम इस हद तक तैयार थे कि ये जो पहले जो है ना, वो जितनी भी डेक्लेरेशन दी है वो डेक्लेरेशन नहीं है और वो अदालत का फैसला भी मैंने भी देखा है। मेरा जाता ख्याल है उस हद तक वो बात आ जाएगी। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ, ये बड़ा अहम इशू है और ये सुबह लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद साहब की तरफ से आईनी दरखास्त दायर की है, वो जस्टिस शाहिद टीम साहब इसकी समाअत करेंगे। इशू बड़ा सीधा सा है। इशू हमारा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है ना, वो बड़ा क्लियर है, वाइब्रेंट है और इट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। भाई आपने अगर असेंबलियां दो तरह से तहलील, एक तो वक्त के साथ तहलील होनी है, तो 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं, जब वक्त से पहले तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर अंदर होते हैं। और आर्टिकल 105 में गवर्नर का लिखा है, वो ये नहीं लिखा हुआ गवर्नर को आप जो आप जो तशरीह कर रहे हैं कि जनाब मैं असेंबलियां डिसॉल्व करूंगा या वो असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, यही काम जो है गवर्नर केपीके ने भी यही लफ्ज लिखे हैं। लगता है इन सबका लीगल एडवाइजर एक ही है। बड़ी हैरानकुन बात है कि पंजाब के गवर्नर का भी और केपीके गवर्नर का लफ्ज भी एक तरह के लफ्ज लिखे हुए हैं, उन दोनों ने डाल दिया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। यानी वहां तो असेंबली खुद डिसॉल्व की है ना जी, वहां तो देखे ना, वहां तो कंसेंसस के साथ ये मामला सारा हो गया जी, हमारा तो गवर्नर ने किया जी। तो अब आगे अगर देखा जाए, आइन का आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है, 105 आर्टिकल देख लें, आपने 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। लेकिन साथ साथ आप देखिए, लेकिन अब अगेन ऐसा लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मसला पैदा हो गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये आइन की ये शिक मुझ पर इंप्लीमेंट नहीं होती। अगर अगेन इंटरप्रिटेशन है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में तो चल रहा है सर एक रुकनी बेंच, तो ये वहां पर क्या फिर ये लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा? मुख्तसरन बता दीजिएगा, वक्त खत्म हो गया है, वहां पर बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा अगर इंटरप्रिटेशन का मसला आ गया? गवर्नर के वकील कल आकर यही बात तो करेंगे? ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल है, एक जैसे जो मामला चल रहा है डेट देने के हवाले से, वो मामला जो चाहिए जस्टिस जवाद हसन साहब के पास चल रहा है। चलिए कल इस पर हेयरिंग है, देखते हैं कल क्या होता है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, अमीर अब्बास साहब, शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।